नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली का मामला भले ही पहला हो, लेकिन संसद के बाहर ऐसे कई मामलों से मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी का आपस में संबंध है, राजनीतिक स्तर पर, सोच के स्तर पर और इन मामलों में कार्रवाई करने के बजाय समर्थन करने के स्तर पर। आप इस घटना को मुजफ्फरनगर की घटना से भी मिलाकर देखिए, जब प्राइवेट स्कूल की टीचर छात्रों से कहती हैं कि सभी बारी बारी से आएं और एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारें। इसका वीडियो वायरल है। दानिश अली को जब बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी आतंक और धर्म से जोड़कर गाली दे रहे हैं, उसका भी वीडियो वायरल है। आप इन दोनों वीडियो को एक साथ मिलाकर देखिए। इन दोनों मामलों में बयानबाजी, बहाने और कार्रवाई को देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि सांप्रदायिकता संसदीय हो गई है, सामाजिक तो हो ही चुकी थी। संयोग की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरनगर की इस घटना पर सुनवाई चल रही थी और उस दूसरी तरफ खबर आ रही थी कि बीजेपी के मुख्यालय में जेपी नड्डा के सामने रमेश बिधूड़ी की पेशी हो रही है। क्या हुआ नहीं मालूम। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के मामले में लीपापोती की तमाम कोशिशों को उधेड़ कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना पड़ा कि पुलिस को इन मामलों में कौन सी धाराएं लगानी चाहिए। साफ है कि इस तरह के सामान्य आरोपियों को भी संरक्षण दिया जा रहा है, तो सांसद के खिलाफ क्या ही कार्रवाई होगी, आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस असंतुलन को बदल दिया, वरना उसके पहले मुजफ्फरनगर की टीचर तृप्ता त्यागी और बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी एक ही तरफ नजर आ रहे थे, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुश्किल से होती लग रही थी, और दूसरी तरफ वो मासूम मुस्लिम बच्चा और सांसद दानिश अली नजर आ रहे थे, जिन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। हम आज के इस वीडियो में दोनों मामलों को लेकर विस्तार से बात करेंगे। 28 अगस्त के हमारे वीडियो में आप मुजफ्फरनगर के गांव खुब्बापुर के इस कांड के बारे में विस्तार से जाकर देख सकते हैं। ये तस्वीरें उसी वीडियो से हमने ली हैं। जिस तरह से इस केस को मैनेज किया गया और समाप्त मान लिया गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पोल खोल दी और जांच की दिशा भी तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथिल की बेंच तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि मुजफ्फरनगर मामले में कार्रवाई की जाए। जस्टिस ओका ने कहा कि एफआईआर जिस तरह से दर्ज की गई है, हमें उससे काफी आपत्ति है, क्योंकि पहली शिकायत में लिखवाया गया है कि शिक्षक ने एक धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। असंज्ञेय रिपोर्ट में भी यही आरोप था, फिर भी एफआईआर में यह आरोप नहीं है। यहां तक कि वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं लिखा गया है। अब आप सोचिए, एफआईआर भी काफी देर से दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एफआईआर में धारा 153A होनी चाहिए थी, जिसका संबंध धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले से है। इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। जस्टिस ओका ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के अलावा इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का मामला भी है। अगर एक टीचर छात्रों को एक सहपाठी को मारने के लिए कह रही हैं, तो क्या यह क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है? उन्होंने तीसरा सवाल उठाया कि क्या बच्चा अभी भी स्कूल जा रहा है, वो वहां अब नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को बच्चे की शिक्षा का जिम्मा उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो इससे राज्य की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को मारने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस हिसाब से भी अगर यह आरोप सही है तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया है। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने एक बेहद अहम और बुनियादी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जिसे मारा गया और जिन बच्चों ने मारा है, क्या दोनों के लिए मनोचिकित्सक या चाइल्ड काउंसलर का इंतजाम किया गया है? यह बहुत जरूरी मामला है और सबके हित में है। जिन बच्चों ने उठकर अपने सहपाठी को धर्म के नाम पर थप्पड़ मारे हैं, वे भी मासूम हैं। उन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाई मानसिकता का शिकार हो। आज उससे थप्पड़ मारने को कहा जा रहा है, कल उससे तलवार और चाकू चलाने के लिए भी कहा जा सकता है। इस संदर्भ में देखिए तो जस्टिस ओका का यह सवाल बहुत जरूरी है। आप देखिए कि कैसे इन बातों को राज्य हल्के में ले रहा है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में धर्म के एंगल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जस्टिस ओका ने कहा कि वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में इस तरह से लिखा हुआ है, इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर यह घटना सच है, अगर टीचर ने बच्चों से कहा है कि यह एक खास समुदाय से है और उसे मारो, तो किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच वरिष्ठ आईपीएस अफसर करेंगे और मामले की जानकारी कोर्ट को दी जाती रहेगी। 1 हफ्ते के भीतर जांच होनी चाहिए। काश ऐसी ही सख्त आवाज लोकसभा के स्पीकर की तरफ से आती और ऐसी कार्रवाई होती कि हमेशा के लिए हर किसी को संदेश जाता कि सदन के भीतर एक समुदाय को लेकर जिस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या दानिश अली को अपने उस सदन के मुखिया से यह सब सुनने को मिलेगा जिसके वे सदस्य हैं? शुक्रवार को राहुल गांधी दानिश अली के घर चले गए, उनका हौसला बढ़ाया। इतना तो दानिश अली की पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी नहीं किया। इस मामले में मायावती का ट्वीट बेहद कमजोर लगा। यही नहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी दानिश अली के समर्थन में और उनके इंसाफ के लिए स्पीकर को पत्र लिखा। डीएमके सांसद कनिमोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार ने स्पीकर को पत्र लिखा है। 4 दलों के सांसद ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की है। सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी बयान जारी कर कहा है कि दानिश अली के साथ मौखिक लिंचिंग की गई है। सांसद रमेश बिधूड़ी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, राजद सांसद मनोज झा, इन सभी ने दानिश अली का साथ दिया और बयान दिया है। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की है। रमेश बिधूड़ी के ये शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, मगर दानिश अली ने अपने पत्र में दर्ज कर सभी को जानने का अवसर दिया है कि उन्हें रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था। ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी भी अकेले नहीं हैं। उनके लिए भी बीजेपी के 3 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है। एक पत्र तो राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह यादव का है। मामला लोकसभा का है और पत्र राज्यसभा के सांसद लिख रहे हैं। इन पत्रों में दानिश अली पर उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है कि दानिश अली ने उकसाने का काम किया है। यह मामला ठीक मुजफ्फरनगर के उस स्कूल के जैसा लगता है जब बहुत सारे लोग टीचर के समर्थन में आ गए कि वह विकलांग हैं, उन्हें गुस्सा आ गया वगैरह वगैरह। यही नहीं, केवल समर्थन ही नहीं किया गया बल्कि केस को कमजोर करने के प्रयास किए गए। एक गांव का मुस्लिम बच्चा जितना लाचार है, उतनी ही लाचारी एक सांसद के मामले में नजर आ रही है। बचाव की इसी तरह की दलीलें रेलवे सुरक्षा बल के चेतन सिंह के मामले में इस्तेमाल की गई थीं, जिसने मुस्लिम यात्रियों को खोजकर गोली मार दी। लेकिन जब कार्रवाई हुई तो उसके भीतर सांप्रदायिक जहर का राज खुलने लगा। गोदी मीडिया और हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल, पार्कों में टहलने वाले रिटायर्ड अंकिल जिस तरह से एंटी मुस्लिम धारणाओं का प्रसार करते हैं,
उन सब ने नफरत और जहर को इतना नॉर्मल बना दिया है, पारिवारिक बना दिया है कि अच्छा खासा जीवन जी रहा आपका चेतन सिंह हत्यारा बन जाता है और अब वो जेल में है। यही समझने की बात है कि सांप्रदायिकता केवल समर्थक पैदा नहीं करती है, बल्कि आप में से बहुत कुछ को हत्यारा बना देती है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को जो पत्र लिखा है उसे गौर से पढ़ेंगे तो तमाम दलीलें उसी तरह की लगेंगी जो तृप्ता त्यागी और चेतन सिंह के बचाव में इस्तेमाल की जाती रही हैं। किसी तरह बचाना है, जिसे गाली दी गई है, जिसे थप्पड़ मारा गया है, जिसे गोली मार दी गई है, उसी को अपराधी साबित कर देना है। कुछ ऐसे तर्क गढ़ने हैं जिससे उसके प्रति सहानुभूति का दिखावा भी पैदा ना हो। बीजेपी के दो सांसद निशिकांत दुबे और रवि किशन ने पत्र लिखा है। इन पत्रों से साफ है कि इस पूरे मामले को विवादास्पद बनाया जा रहा है। एक तरफ विधुड़ी के बयान की निंदा भी की जा रही है, मगर उससे ज्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है कि दानिश अली ने टोका टाकी की, सामने वाले को उकसाया, यानी कसूर दानिश अली का ही बड़ा लगता है, वही कसूरवार हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पत्र का टोन इस तरह का लगता है कि मामले को विवादास्पद बना दिया जाए, एक दूसरा पक्ष भी खड़ा कर दिया जाए ताकि जो कहा गया है उसकी निंदा करते हुए कहने वाले का बचाव किया जा सके। बीजेपी के सांसद इन पत्रों के जरिए रमेश बिधूड़ी के लिए बचाव का घेरा बना रहे हैं। जिस सांसद को धर्म और आतंक के नाम पर गाली दी गई वह अब उस लाल घेरे में दिखाया जा सकता है जिनसे अक्सर कसूरवार या अपराधियों को चैनलों में दिखाया जाता है। शर्मनाक होने के इतिहास में यह मामला खासा ऐतिहासिक होता जा रहा है। आप निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी सांसद। यह सारी तस्वीरें आपके ट्विटर हैंडल से ली गई हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को जो पत्र लिखा है वह रमेश बिधूड़ी के शब्दों से ज्यादा चिंतित करने वाला है। निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की है, मगर कहानी बनाई है कि जब वे भाषण दे रहे थे तो लगातार टोका टोकी चल रही थी, जिसके कारण बहस गर्मा गर्मी में बदल गई और उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द कह दिए जिसकी मैं निंदा करता हूं। निशिकांत दुबे इससे आगे यह भी लिखते हैं कि इसके तुरंत बाद सदन की गरिमा को बहाल करने वाले दूत की तरह राजनाथ सिंह गंभीरता से माफी भी मांगते हैं, बिधूड़ी के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। संसदीय परंपराओं की तारीफ करते हुए निशिकांत दुबे इसका भी जिक्र करते हैं कि इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। कुल मिलाकर अपने पत्र के 4 पैराग्राफ में निशिकांत दुबे यही कहते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने गलत किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मगर यह नहीं कहते कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। यह कहते हैं कि उनके बदले राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। निशिकांत दुबे लिखते हैं कि सांसद की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को लेकर टिप्पणी की गई जिसका मैं विरोध करता हूं। पत्र का आधा से अधिक हिस्सा यह बताने में खर्च हुआ कि रमेश बिधूड़ी ने गलत बोला है, लेकिन उसके बाद निशिकांत दुबे लिखते हैं कि यह देखना चाहिए कि किन हालात में रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक शब्द कहे। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि बिधूड़ी के भाषण के दौरान दानिश अली रनिंग कमेंट्री कर रहे थे और अनुचित टिप्पणियां कर रहे थे। निशिकांत दुबे पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर 9 में यही बताते रह जाते हैं कि कैसे दानिश अली ही रमेश बिधूड़ी के गुस्से के लिए दोषी लगते हैं। वे प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे थे, अतः इसकी जांच होनी चाहिए। पैराग्राफ 7 से निशिकांत दुबे लिखने लगते हैं कि दानिश अली विशेषाधिकार के हनन की बात कर रहे हैं तो यह एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर इसे एक तरफा तरीके से लागू किया गया तो न्याय के विरुद्ध माना जाएगा, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कितनी सफाई से निशिकांत दुबे दानिश अली को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बाद बैठने के बाद एक आधारहीन आरोप लेकर के आया है कि शायद मैंने कोई ऐसी टिप्पणी करी जिससे रमेश बिधूड़ी भड़के। हर चीज रिकॉर्ड पे है, वीडियो फुटेज है, और जो आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी सोच इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में
भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रख सकते हैं, क्योंकि ये देखा है पूरे सदन ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैं खड़ा होकर के मैंने उसको कार्रवाई से निकालने की मांग की। यही मेरा अपराध है। और अब ये तो बीजेपी की पुरानी एक तरीका है, when you can't convince you should confuse। तो विक्टिम भी हम और दोषी भी हम। ये चरित्र पूरे देश और दुनिया के सामने आ गया। संसदीय परंपराओं में टोका टोकी आम बात है। प्रधानमंत्री के भाषण में भी टोका टोकी होती है और सदस्य भाषण के बीच से ही सदन से बाहर चले जाते हैं। यह बहुत आम तौर पर होता है। निशिकांत दुबे जिस परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं वह उसी स्वस्थ संसदीय परंपरा का हिस्सा है, जिसका हवाला देते हुए वे राजनाथ सिंह के माफीनामे को महान बता रहे थे। तो क्या इस टोका टोकी के बदले किसी सांसद को अधिकार है कि वह सदन में गाली दे, सांप्रदायिक बातें करे? कितने ही सांसदों ने, मंत्रियों ने टोका टोकी का सामना किया होगा। क्या उन्हें इसकी छूट दी जा सकती है? सवाल है कि क्या यह सब रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणियों को सामान्य नहीं बना रहा है? दानिश अली कहते हैं कि निशिकांत दुबे के लिखे पत्र की भी जांच हो। अगर दुबे की बात सच है तो उसका वीडियो भी बाहर आए। जब बिधूड़ी ने उनके खिलाफ गलत शब्द कहे तो बीजेपी के सभी सांसद वहां बैठकर हंस क्यों रहे थे? इसका मतलब यह है कि वह पीएम के समर्थन में नहीं आए थे। हाउस में उनकी मौखिक रूप से लिंचिंग की गई, अब वे बाहर देख लेने की धमकी देने लगे। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। इसकी जिम्मेदारी मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास जब से इन्होंने किया है, मेरे मोबाइल पे भी बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप देश में इस तरीके का माहौल बनाने का आपका इतिहास रहा है। अभी तक सड़कों पर लिंचिंग होती थी, उस दिन देख लिया कि किस तरीके से वर्बल लिंचिंग पार्लियामेंट के अंदर हुई है, फ्लोर पर हुई। इज नॉट लेस देन अ वर्बल लिंचिंग। बीजेपी से प्रधानमंत्री के खिलाफ मुद्दा बनाकर रमेश बिधूड़ी का बचाव करना चाहती है, ऐसा लगता है। मगर दानिश अली कह रहे हैं कि इसका वीडियो अगर है तो स्पीकर उसे बाहर लाएं। स्पीकर को भी उस समय का वीडियो सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी रमेश बिधूड़ी का वीडियो तो अब हर जगह वायरल होकर पहुंच गया है। बेहतर है पब्लिक को पूरा प्रसंग देखने का मौका मिले कि क्या दानिश अली ने ऐसा कुछ कहा जिससे रमेश बिधूड़ी ने सांप्रदायिक गालियां दी। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उनके बयान पर राजनाथ सिंह माफी मांग चुके हैं और कई सारे सांसद उनके बयान की निंदा कर चुके हैं। जाहिर है प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा रहा होगा। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई उस राजनीति को संकट में डाल देगी जो दिन रात इसी भाषा को हाउसिंग सोसाइटी से लेकर सोशल मीडिया पर फैलाती रहती है। जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर अपराध करने वालों की निंदा और कार्रवाई मुश्किल हो जाती है, ठीक वैसी ही स्थिति रमेश बिधूड़ी के मामले में देखने को मिल रही है। जैसे सड़क पर, घरों में सांप्रदायिकता सामाजिक हो गई है, उसी तरह अब विधानसभा और लोकसभा में संसदीय हो चली है। संसद की घटना का वीडियो सब जगह वायरल है।
मगर विधानसभाओं में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आप तक जानकारी कम पहुंचती है। दानिश अली के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद महाराष्ट्र में सपा के विधायक अबू असीम आजमी ने ट्वीट कर लिखा है कि सांसद रमेश बिधूड़ी को भाजपा तुरंत निकाल दे, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, बल्कि उस सांसद को मंत्री बना दिया जाएगा। मुझे भी विधानसभा में गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ जैसे शब्द कहे गए। इस बात से हमारी वतन परस्ती में कतरा भर भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वालों से लड़ने का जज्बा और बढ़ता है। साफ है कि सांप्रदायिकता संसदीय हो चुकी है। चुनावी राजनीति में सांप्रदायिक उफान पैदा कर संसद और विधानसभा में पहुंचने की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन अब विधानसभा और संसद के भीतर सांप्रदायिक नफरत से भरी बातों को कहना आम होता जा रहा है। बीजेपी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगी? क्या स्पीकर किसी तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या उस वीडियो को जारी करेंगे जिससे पता चले कि दानिश अली क्या कह रहे थे? क्या इस आधार पर रमेश बिधूड़ी का दिया गया बयान माफ कर दिया जाएगा, या उस बयान का अपराध हल्का हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होगी? बीजेपी के एक और सांसद बृजभूषण सिंह ने रमेश बिधूड़ी का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा है कि बिधूड़ी जी ने जो कहा उसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली है, लेकिन दानिश अली को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बृजभूषण सिंह कह रहे हैं संसद में हुई इस घटना के लिए जितना जिम्मेदार बिधूड़ी हैं, उतना ही दानिश अली भी, ये बृजभूषण सिंह ने कहा है। जिस तरह का संरक्षण रमेश बिधूड़ी को मिलता दिख रहा है, उसी तरह का संरक्षण बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह को भी मिल रहा है। महिला पहलवानों के कई हफ्तों के धरनों के बाद भी इस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि बृजभूषण सिंह को जब भी मौका मिलता था वे महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे। उन्हें पता होता था कि वे क्या कर रहे हैं। क्या इतना काफी नहीं था कि बीजेपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करती? दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा है कि उनका मकसद पहलवानों की गरिमा को भंग करना था। गोदी मीडिया ने तो इस मामले में कवर करना बंद कर दिया है, वरना पुलिस का यह बयान काफी था कि इस पर शाम को बहस हो जाती। याद रखिएगा, बृजभूषण सिंह के मामले में भी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई थी। बृजभूषण सिंह के मामले को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा गया। मणिपुर में एक महिला को नंगा घुमाने के मामले को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा गया। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों मामलों में क्या कहा? एक मामले में कुछ नहीं कहा, दूसरे मामले में कहा भी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मामले को जोड़कर कहा। जैसे दानिश अली के मामले में निशिकांत दुबे ने दानिश अली पर आरोप लगाते हुए रमेश बिधूड़ी की निंदा की। अब प्रधानमंत्री के हाथ में महिला आरक्षण कानून की कॉपी होगी। जब सवाल मणिपुर और बृजभूषण सिंह को लेकर पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री कहेंगे हम तो नारी वंदन कानून लेकर आए हैं, हमसे ज्यादा नारी की वंदना कौन करता है। बृजभूषण सिंह अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रहे हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपका लोकसभा का टिकट कट रहा है, तो बृजभूषण सिंह ने पलट कर पूछ दिया कि कौन टिकट कटवा रहा है, नाम बताइए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इतनी आसान नहीं है, ये नोट कर लें। कई महीने गुजर गए, अब क्या ही कार्रवाई होगी। कांग्रेस अपने सवालों को दोहराती रहती है कि प्रधानमंत्री बृजभूषण सिंह को क्यों बचा रहे हैं, मगर इसके बाद भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। आपको टिकट मिल रहा है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? बृजभूषण काट लेना। बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी तो उसे हर दिन किसी ना किसी की निंदा करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पर गोली मारने के नारे लगवाने के आरोप हैं। अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस को अक्टूबर में इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। जाहिर है अनुराग ठाकुर ने कथित रूप से यह नारा किसी समुदाय के खिलाफ ही लगाया था, उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, तो रमेश बिधूड़ी पर कैसे कार्रवाई हो सकती है। एक सवाल और है, सुप्रीम कोर्ट आए दिन कहता रहता है कि हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस खुद से मामले दर्ज करे और जांच शुरू कर दे, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने तो संसद के भीतर कह दिया वह भी हेट स्पीच ही है, उस पर कार्रवाई कैसे होगी।
सदन की कार्रवाई से निकाल दिए जाने के बाद भी यह वीडियो वायरल है और देखने वालों को शर्मिंदा कर रहा है कि देश की संसद में ऐसा कहा गया। केवल उन लोगों को गर्व हो रहा है जो दिन रात नफरती जहर फैला रहे हैं, वही लोग जो हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे फैलाते हैं, जिसे लेकर अगली सुबह पार्कों में रिटायर्ड अंकिल उसकी वाहवाही करते रहते हैं। और अब तो ये लोग कहा करेंगे कि सांप्रदायिकता संसदीय हो गई है। संसद की नई इमारत ने शुरुआत में ही इसकी परंपरा डाल दी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।